ये कहानी जेसिका नाम की एक लड़की की है। जेसिका एक बेहद गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी माँ तभी गुजर गई थी जब वो 8 साल की थी। घर में वो, उसका भाई और उसके पापा रहते थे। उसके पापा अक्सर शराब पीकर जेसिका को मारा करते थे। एक दिन ये सब इतना ज्यादा बढ़ गया कि जेसिका को अपने छोटे भाई को लेकर अपने घर से भागना पड़ा। वो दोनों बच्चे नागपुर से भागकर अब गोवा आ चुके थे। 15 साल की जेसिका ने भागने का डिसीजन तो ले लिया था, मगर वो अपना और अपने 9 साल के भाई का ध्यान एक अनजान जगह पर कैसे रखेगी, ये वो नहीं जानती थी। जेसिका और उसका भाई जॉन एक चर्च के सामने बैठ गए और वहीं लोगों से भीख मांगने लगे। तभी उधर से गुजर रही एक नन ने उन दोनों बच्चों को देखा और उनसे बात करने आ गई। जेसिका ने उस नन को सब कुछ बताया और उस नन को उन पर बहुत तरस आ गया। वो उन्हें अपने साथ उस चर्च में ले गई और जेसिका और जॉन ने वहीं रहना शुरू कर दिया। जेसिका ने जॉन का एडमिशन चर्च के ही एक स्कूल में करवा दिया और वो खुद एक प्रेयर ग्रुप की पार्ट बन गई। जल्द ही जेसिका का पूरा झुकाव गॉड की तरफ हो गया और चर्च ने उसे भी एक नन बना दिया। मगर नन बनने के बाद जेसिका के साथ कुछ ऐसा होना शुरू हो गया जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। एक रात जेसिका अपने रूम में सो रही थी तो उसे अचानक दौरे पड़ने लगे। वो ऐसे चीखने लगी जैसे कोई उसे बहुत जोर से मार रहा हो। जब बाकी की नन्स उसकी आवाज सुनकर उसके कमरे में आई तो वो हैरान रह गईं। जेसिका का शरीर अकड़ा पड़ा था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थीं। वो दर्द से चिल्ला रही थी, मगर उसकी आवाज उसकी नहीं बल्कि किसी आदमी की आवाज लग रही थी। ये देखकर एक नन ने जेसिका पर होली वाटर डाल दिया और जेसिका की स्किन से धुआं निकलने लगा। उसके बाद कुछ ही पलों में वो शांत हो गई। इस हादसे के बाद से जेसिका की तबीयत खराब रहने लगी। उसके बर्ताव में काफी बदलाव आ गया था। वो अब चर्च में आती ही नहीं थी और देर रात तक कॉरिडोर्स में अकेले घूमती रहती थी। कभी वो बेवक्त हंसने लगती तो कभी कभी किसी आदमी की आवाज में अजीब अजीब सी आवाजें निकालती। कभी किसी पर जोर से दहाड़ती जैसे कोई जानवर हो, तो कभी कोने में बैठी रोती रहती। चर्च के सभी लोगों को समझ आ गया था कि जेसिका पोजेस हो चुकी है, इसलिए उसके एग्जॉर्सिज्म के लिए सभी ने तैयारी करनी शुरू कर दी। एग्जॉर्सिज्म की रात जब एक नन जेसिका के रूम में उसे देखने गई तो जेसिका वहां थी ही नहीं। वो नन उसे पूरे कमरे में ढूंढने लगी, मगर जेसिका कहीं नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो नन वापस जाने के लिए मुड़ी, उसका दिल बुरी तरह दहल उठा। जेसिका एक काला गाउन पहने दीवार से चिपकी पड़ी थी। क्रिश्चियनिटी में काले कपड़े लोग तब पहनते हैं जब कोई मर जाता है। जेसिका के मुंह से खून निकल रहा था। वो एक जानवर की तरह भारी आवाज में दहाड़ रही थी। अचानक वो उस नन पर कूद पड़ी। इतनी ही देर में जेसिका के कमरे में बाकी सब भी आ गए और उन्हें देखकर जेसिका पागलों की तरह हंसने लगी, गॉड की इंसल्ट करने लगी। प्रीस्ट ने उस पर जैसे ही होली वाटर डाला तो वो दर्द से चीख उठी और खुद को एग्जॉर्सिज्म से बचाने के लिए वो अपने कमरे की खिड़की से नीचे कूद गई। जेसिका की जान तो बच गई, मगर उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से वो फिर कभी चल नहीं पाई। इसके बाद जेसिका का एग्जॉर्सिज्म होना काफी आसान हो गया था, लेकिन जब तक चर्च के लोगों ने उसका एग्जॉर्सिज्म शुरू किया तब तक उसके अंदर का डेविल उसके अंदर से जा चुका था। जेसिका को चर्च के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, मगर प्रीस्ट जानना चाहते थे कि आखिर जेसिका के साथ ये सब क्यों और कैसे हुआ। उन्होंने जेसिका को हिप्नोटाइज करने का सोचा और एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर पता लगाने लगे कि आखिर हुआ क्या था।
काफी ढूंढने के बाद उन्हें यह पता चला कि जेसिका की मां एक कल्ट मेंबर थी, एक ऐसे कल्ट की मेंबर जहां काला जादू करने वाले और डेविल की पूजा करने वाले लोग। जेसिका की मां ने डेविल को खुश करने के लिए कई सारी प्रक्रियाएं भी की। जब जेसिका छोटी थी तब जेसिका की मां ने जेसिका के शरीर का इस्तेमाल करने की भी कोशिश की थी, मगर जेसिका के पापा ने आकर उसे बचा लिया था। लेकिन शायद तब तक देर हो चुकी थी। 4 साल की जेसिका किसी अजीब लैंग्वेज में कर्सेस बोलने लगी थी। उसका चेहरा डरावना हो गया था और उसने कहा कि वही अपने पापा की मौत का रीजन बनेगी और उनकी मौत के बाद ही डेविल का असली रूप इस दुनिया में आ जाएगा। अपना काला जादू उल्टा हो जाने की वजह से जेसिका की मां की डेथ हो गई और जेसिका के पापा जानते थे कि जेसिका में भी इविल रह रहा है, इसलिए धीरे धीरे वो उससे दूर होते चले गए और उससे नफरत करने लगे। जिस रात जेसिका अपने भाई को लेकर घर से भागी, वो अपने पापा की शराब में जहर मिलाकर आई थी और उसके पापा की मौत तभी हो गई थी। उसके बाद से जेसिका पोजेस हो गई, जिसका मतलब यह था कि जेसिका को पोजेस खुद डेविल ने किया था। ये सब जानने के बाद प्रीस्ट का दिल बुरी तरह दहल उठा और उन्होंने जेसिका के भाई जॉन को अपने पास बुलाया। तब उन्होंने देखा कि जॉन की पीठ और हाथ पर अजीब से निशान बने हुए थे। वो समझ गए थे कि जेसिका भी अपनी मां की तरह पोजेस्ड होकर डेविल की पूजा करने लगी थी और अपने भाई का शरीर उसी पूजा के लिए इस्तेमाल कर रही थी। ये सब पता लगने के बाद प्रीस्ट ने जेसिका पर कई सारे एग्जॉर्सिज्म किए, मगर जेसिका की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई और आखिर में उसकी मौत हो गई। जॉन की पूरी जिम्मेदारी चर्च ने ले ली और जेसिका के मर जाने के बाद भी चर्च के लोग उसकी मुक्ति के लिए प्रे करने लगे। बारिश की रात, मॉनसून, वो मौसम जिसमें बादल दिल खोलकर बरसते हैं। गीली मिट्टी की खुशबू भला किसे अच्छी नहीं लगती, पर अगर ये बारिश अपने साथ कुछ ऐसा ले आए जिससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन हो जाए तो। यह कहानी 32 साल के समीर की सच्ची घटना पर आधारित है। उस रात वो अपने ऑफिस से घर जा रहा था। उस दिन उसकी एनिवर्सरी थी, पर उसे ऑफिस से निकलने में देरी हो गई थी। घर पर उसकी पत्नी रिशिमा उसका इंतजार कर रही थी, पर उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि बस आने का टाइम हो गया है, तो क्यों ना वो बस लेकर ही चला जाए। बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते आसमान में गरज रहे बादल बरसने लगे और देखते ही देखते बहुत ही तेज बारिश होने लगी। समीर अपना सूटकेस अपने सर पर रखकर बस का इंतजार करने लगा। समीर के कपड़े बुरी तरह भीग रहे थे कि तभी उसके ऊपर बारिश की बूंदें गिरना बंद हो गईं। समीर ने अपने साइड में देखा तो एक आदमी अपनी छतरी के आधे हिस्से से समीर को भीगने से बचा रहा था। समीर को यह देखकर बहुत अच्छा लगा और वो उस आदमी को देखकर मुस्कुराने लगा। उस आदमी ने हाथों में ग्लव्स, आंखों पर एक काला चश्मा और सर पर एक काली हैट पहनी हुई थी, इसीलिए समीर को वो आदमी दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। तभी वो आदमी समीर को देखकर कहने लगा, ये दुनिया कितनी अजीब है ना, कहीं बारिश है तो कहीं सूखा, कहीं जिंदगी है तो कहीं मौत। समीर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने बस मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। उसी समय समीर का फोन बज पड़ा। उसने पॉकेट से जैसे ही फोन निकाला, उसका फोन उसके हाथ से स्लिप होकर जमीन पर गिर गया। समीर जैसे ही जमीन से फोन उठाने के लिए झुका, उसे कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी रूह ही कांप गई। उसके साथ में खड़े आदमी की टांगे ही नहीं थीं और ना ही उस आदमी के जूते के अंदर पैर थे, मानो वो आदमी हवा में झूल रहा था। समीर के चेहरे का रंग बदलने लगा, पर उसने चुपचाप अपना फोन उठाया और उसके पैरों के बारे में सोचने लगा।
समीर ने उस आदमी से दूर जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई तो उसे दिखा कि अब पूरा बस स्टैंड खाली था। आसपास किसी ऑटो का भी नामो निशान नहीं था। वहां पर अब समीर और उस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं था। समीर की हालत अब खराब हो रही थी। देखते ही देखते बारिश और तेज होने लगी। उस तूफान के बीच उस बस स्टैंड पर वो ही दोनों खड़े थे। समीर को बारिश की वजह से अब कुछ ढंग से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसे कोई बस भी आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। समीर ने अपनी वाइफ रिशिमा को मैसेज किया और उसे अपनी सिचुएशन बताते हुए जल्दी से आने के लिए कहा। यह मैसेज लिखते ही समीर को उस आदमी की आवाज आई, रिशिमा को यहां बुलाना ठीक नहीं होगा समीर। ये सुनते ही समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो उस छतरी के नीचे से निकलकर रोड की दूसरी तरफ भागने लगा। बिना पीछे मुड़े समीर तब तक भागता रहा जब तक उसे वो आदमी दिखना बंद नहीं हो गया। भागते भागते समीर बहुत ज्यादा थक गया था। समीर रोड के साइड पर लगे एक बेंच पर बैठ गया। उसने अपनी तेज चल रही सांसों को नॉर्मल किया, पर तभी एकदम से उसके सर पर पड़ रही बरसात फिर से बंद हो गई। समीर ने सहमी नजर से अपने साइड में देखा तो उसकी साइड में फिर वही आदमी छतरी लिए बैठा था। ये देखकर समीर की चीख निकल गई और वो तुरंत उस बेंच से उठकर फिर से रोड की तरफ भागा। रोड पर बारिश की वजह से अब धुंध भी आने लगी थी। आसमान में कड़कती बिजली की आवाज समीर की चीखों को दबा रही थी। थोड़ी दूर आकर समीर फिर से रुक गया। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। हाफते हाफते जब उसने सामने देखा तो बहुत जोर से बिजली कड़की और उस बिजली की चमकती रोशनी में उसे वही आदमी रोड के बीचों बीच खड़ा दिखाई दिया। इस बार सिर्फ उसका आधा शरीर हवा में तैर रहा था। वो समीर को देखकर मुस्कुराया और उसने अपना चश्मा उतार दिया। उस आदमी की आंखें पूरी तरह से काली पड़ी थीं और उसमें से खून बह रहा था। तभी समीर को पीछे से एक बस के हॉर्न की आवाज आई। समीर ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे से एक बस आ रही थी। अचानक ही बहुत सारे लोगों की भीड़ भी उस बस की तरफ आने लगी। समीर को अपनी जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वो दौड़कर उस बस के पास पहुंचा। जैसे ही वो बस उस स्टैंड पर आई, सभी लोग धक्का मुक्की करके उस बस में घुसने की कोशिश करने लगे। उसी धक्का मुक्की में समीर उस भीड़ के बीच गिर गया। उसके पूरे शरीर पर लोगों के पैर लग रहे थे और समीर कुछ भी नहीं कर पा रहा था। बस के ड्राइवर ने भीड़ को हटाने के लिए बस को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और समीर का आधा शरीर उस बस के नीचे कुचल गया। तड़पता हुआ समीर वहीं होश खो बैठा। तभी रिशिमा ऑटो से समीर की बताई हुई लोकेशन पर पहुंच गई। उसने समीर को रोड के बीच खून से लथपथ पड़ा देखा। उसके आसपास कोई भी नहीं था। रिशिमा समीर को जल्दी से हॉस्पिटल ले गई। समीर की जान तो बच गई, पर समीर ने अपने पैर हमेशा हमेशा के लिए खो दिए थे। वो अब फिर कभी भी चल नहीं सकता था। जब समीर ने अपने साथ हुई घटना बताई तो कोई भी समीर की बताई हुई बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। पर जब रिशिमा ने उस बस स्टैंड से जुड़ी न्यूज रिपोर्ट्स को देखा तो उसके होश ही उड़ गए। रिशिमा ने देखा कि करीबन 10 साल पहले ऐसे ही एक केस में एक आदमी की मौत हुई थी और तब से लेकर आज तक हर साल मॉनसून के महीने में एक आदमी ऐसे ही हादसे का शिकार होता है। और पुलिस को बयान देते वक्त वो सभी एक अजीब सी काली आंखों वाले आदमी के बारे में बात करते हैं। रिशिमा समझ गई थी कि समीर भी उस काली आंखों वाले आदमी का शिकार हुआ है। कुछ ही सालों बाद डिप्रेशन के कारण समीर की मौत हो गई। अब रिशिमा हर साल मॉनसून के महीने में उस बस स्टैंड पर जाती है इसी उम्मीद में कि उसकी मुलाकात उस काली आंखों वाले आदमी से हो जाए। रिशिमा को हमेशा लगता है
शायद वो काली आंखों वाला आदमी भी ऐसे ही किसी भीड़ के नीचे आकर मर गया होगा और अब वो सबसे अपना बदला ले रहा हो। रिश्मा उससे ये पूछना चाहती थी कि वो ये सब क्यों कर रहा है, पर रिश्मा को वो आदमी आज तक कभी नहीं मिला और शायद कभी मिलेगा भी नहीं। 10th क्लास में पढ़ रही समायरा आज बहुत एक्साइटेड होने के साथ साथ थोड़ी नर्वस भी थी। वो पहली बार अपने स्कूल की रिपब्लिक डे असेंबली में पूरे स्कूल के सामने एक स्पीच देने वाली थी। स्टेज पर चढ़ने से पहले उसने लंबी सांसें ली और करीबन 1500 बच्चों और कई टीचर्स के सामने उसने अपनी स्पीच शुरू कर दी। लेकिन तभी एक अजीब सा इंसिडेंट हुआ। स्पीच देते देते समायरा की नजर अपने सामने एक अजीब सी दिखने वाली औरत पर गई। वो औरत पर्पल कलर का गाउन पहने सामने खड़े बच्चों के क्राउड में इधर से उधर घूम रही थी। उसके बाल पूरी तरह बिखरे हुए थे और वो बच्चों के बीच चलती हुई सिर्फ समायरा को ही घूर घूर कर देखे जा रही थी। समायरा को यह बात बहुत अजीब लगी, पर एक स्टूडेंट होते हुए उसे अपनी स्पीच हर हालत में परफेक्टली बोलनी थी, तो उसने उस औरत को इग्नोर करना ही बेहतर समझा। समायरा की स्पीच लगभग 5 मिनट तक चली और वो औरत उसे बस घूरती रही। जब समायरा स्पीच खत्म करके स्टेज से नीचे गई तो वो औरत उसे कहीं दिखी ही नहीं। उसको ये बात बहुत अजीब लग रही थी। समायरा ने किसी से उस बारे में बात तो नहीं की, पर स्कूल से घर आते हुए समायरा के दिमाग में उसी औरत का वो भयानक चेहरा घूम रहा था। कुछ देर चलने के बाद समायरा को लगने लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कई बार मुड़कर पीछे देखा, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। समायरा को लगा कि शायद ये सब उसका वहम है, तो वो चिंता छोड़कर रोड क्रॉस करने लगी। पर जैसे ही समायरा रोड के बीच में पहुंची, किसी ने उसके बैग को पीछे से पकड़ लिया। समायरा बहुत डर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। उसके पीछे वही पर्पल गाउन वाली औरत उसके बैग को पकड़कर खड़ी थी और उसे घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। समायरा मदद के लिए जोर जोर से चीखने लगी, पर आसपास कोई भी नहीं था। इतने में रोड पर तेजी से एक ट्रक समायरा की तरफ आने लगा। समायरा उस ट्रक को देखकर और जोर से चिल्लाने लगी। वो उस औरत से अपनी जान की भीख मांगने लगी। वो ट्रक समायरा से टकराने ही वाला था कि तभी उस औरत ने समायरा का बैग छोड़ दिया और समायरा रोड के दूसरे कोने पर जा गिरी। समायरा की आंखों के सामने वो ट्रक उस औरत के शरीर से आर पार हो गया था। लेकिन होश उड़ा देने वाली बात तो ये थी कि वो औरत अचानक से गायब हो गई थी। समायरा बहुत घबराते हुए अपने घर पहुंची। रोड पर गिरने की वजह से उसकी स्कूल ड्रेस गंदी हो चुकी थी। उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बताया, पर उसकी मम्मी ने उसकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। उन्हें लगा कि समायरा किसी से लड़कर आई है, जिसकी वजह से उसके कपड़े गंदे हैं और वो ऐसे ही झूठ मूठ की कहानी बना रही है। समायरा पूरे दिन काफी परेशान थी और उस रात वो बिना खाना खाए ही सो गई थी। अगले दिन 26 जनवरी थी। समायरा अब बेहतर महसूस कर रही थी और साथ ही हर साल की तरह टीवी पर परेड देखने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थी। अपने पापा के साथ 26 जनवरी की पूरी परेड देखने के बाद समायरा अपने पापा को लेकर अपने घर की छत पर चली गई। वो दोनों रिपब्लिक डे पर उड़ने वाले जेट्स देखने लगे। काफी देर तक उन जेट्स को एंजॉय करने के बाद समायरा की नजर अपने सामने वाले घर की छत पर पड़ी और उस छत पर उसे वही पर्पल गाउन वाली औरत खड़ी हुई दिखाई दी। इस बार उसे देखते ही समायरा को दौरे पड़ने लगे और वो छत पर ही गिर गई। उसके पापा ये देखकर थोड़ा घबरा गए और समायरा को सीधा हॉस्पिटल ले गए।
कुछ घंटों की ट्रीटमेंट के बाद समायरा नॉर्मल हुई और उसने अपनी फैमिली को फिर से उस पर्पल गाउन वाली औरत के बारे में बताया। उस औरत के बारे में दोबारा सुनकर अब समायरा की मॉम को समायरा की बात पर विश्वास होने लगा था और उन्हें लगने लगा था कि वो पर्पल गाउन वाली औरत शायद कोई बुरी आत्मा है जो समायरा के पीछे पड़ गई है। समायरा उसी दिन घर वापस आ गई थी। उस रात वो अपनी मम्मी के साथ ही सोई। अगले दिन की सुबह समायरा को स्कूल के लिए तैयार करते हुए समायरा की मॉम की नजर समायरा के पैर में बंधे एक पायल पर गई। उस पायल पर एक छोटा सा पर्पल रंग का ताबीज भी लगा हुआ था। समायरा से पूछने पर उसने बताया कि 4 दिन पहले स्कूल से घर आते हुए उसे स्कूल की एक पुरानी आया ने एक पायल गिफ्ट किया था। क्योंकि वो पायल समायरा को बहुत सुंदर लगा था, इसलिए उसने खुशी खुशी उसे पहन लिया था। समायरा की मम्मी को अब सब समझ आ गया था। उन्होंने तुरंत ही उस पायल को समायरा के पैर से उतारने की कोशिश की, लेकिन उसे हाथ लगाते ही उन्हें अपने बाईं ओर वही पर्पल गाउन वाली औरत दिखी और इस बार वो औरत समायरा की मां को बेहद गुस्से से देख रही थी। उसकी भयानक शक्ल देखकर समायरा की मॉम ने जल्दी से उस पायल को उतारा और अपने घर की बालकनी से नीचे फेंक दिया। नीचे गिरकर उस पायल पर लगा वो ताबीज भी टूट गया और वो औरत उनके सामने ही जलने लगी। ये देखकर समायरा और समायरा की मां के होश उड़ गए थे। इसके बाद समायरा की मां उसे लेकर स्कूल चली गई ताकि वो स्कूल की उस आया से मिल सके जिसने समायरा को वो पायल दी थी। जब वो स्कूल पहुंचे तो पता चला कि उस आया को मरे हुए 30 साल से ऊपर हो चुके हैं। स्कूल की पुरानी फोटोज मिली तो उसमें से एक फोटो में उस आया ने वही पर्पल कलर का गाउन पहना हुआ था। खैर, उस दिन के बाद से समायरा को वो पर्पल गाउन वाली औरत दोबारा कभी नहीं दिखाई दी। आज आशीष की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। आज उसकी शादी अपनी गर्लफ्रेंड तन्वी से हुई थी। शादी की सभी सेरेमनीज अच्छे से हो गई थीं और अब आशीष और तन्वी कार में बैठकर अपने ड्राइवर संजय के साथ शादी के वेन्यू वाले फार्म हाउस से अपने घर जा रहे थे। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे। रात के करीब 1 बज चुके थे। कुछ ही दूर जाने के बाद ड्राइवर संजय को गाड़ी चलाते चलाते रोड के साइड पर एक लड़की दिखी। जब गाड़ी उस लड़की के नजदीक पहुंची तो सबको दिखा कि उस लड़की ने शादी का लहंगा पहना हुआ है और वो गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही है। तन्वी की आंखें जैसे ही उस लड़की से मिली, तन्वी ने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा, पर संजय गाड़ी रोकने में थोड़ा झिझक रहा था। पर फिर आशीष ने तेज आवाज में संजय को गाड़ी रोकने के लिए कहा। संजय ने उस लड़की के सामने गाड़ी रोक दी। तभी आशीष ने उस लड़की से बात करने के लिए गाड़ी का शीशा नीचे किया। वो लड़की बेहद सुंदर थी, जैसे कोई अप्सरा हो, तन्वी से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत, जिसकी वजह से कुछ पलों तक तो आशीष उसे देखता ही रहा और कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने अपने होश संभाले और उस लड़की से पूछा कि इतनी रात में वो यहां अकेली क्यों खड़ी है। उस लड़की ने उनसे कहा कि उसे जल्द से जल्द एक जगह पहुंचना है और उसी सिलसिले में उसे तन्वी और आशीष की मदद चाहिए। ये सुनते ही तन्वी ने उस लड़की को गाड़ी के अंदर बिठा लिया। वो लड़की फ्रंट सीट पर बैठ गई और थोड़ा परेशान होकर बताने लगी कि आज उसकी शादी थी, पर उसके होने वाले पति का एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है। उस लड़की की घबराहट देखकर आशीष और तन्वी ने उससे कोई भी सवाल पूछना ठीक नहीं समझा, पर संजय के चेहरे का रंग उड़ सा गया था। कुछ दूर जाते ही उस लड़की ने उन्हें शुक्रिया कहते हुए उसे वहीं छोड़ने के लिए कहा। उसे छोड़कर
जैसे ही उन्होंने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, ड्राइवर संजय ने कहा कि उस लड़की का एक झुमका वहीं गाड़ी में छूट गया है। उन्होंने जब गाड़ी बैक की तो वो लड़की वहां थी ही नहीं। ये देखकर संजय को और डर लगने लगा। तन्वी ने संजय के डरे हुए चेहरे को देखकर उससे पूछा कि आखिरकार उसे हुआ क्या है। संजय ने घबराते हुए उन्हें बताया कि उनके गांव में कहते हैं कि शादी के नए जोड़े को शादी वाली रात सबसे ज्यादा खतरा होता है। आशीष ने उसे बीच में काट दिया और उससे पूछा कि उन्हें किससे खतरा हो सकता है भला। संजय ने जवाब में कहा, साहब, खूनी बधू से। संजय ने बताया कि उसे वो लड़की कुछ अजीब सी लगी। उसने कहा कि लोगों का कहना है कि अक्सर इस इलाके में एक चुड़ैल रात को शादी के जोड़े में घूमती है। अगर उसकी नजर किसी नए शादीशुदा कपल पर पड़ जाए तो वो बच नहीं पाते, इसीलिए उस चुड़ैल को खूनी वधू कहते हैं। ये सुनते ही गाड़ी में सन्नाटा छा गया और कुछ सेकंड्स बाद आशीष और तन्वी जोर जोर से हंसने लगे और संजय की इस कहानी का मजाक उड़ाने लगे। आशीष ने संजय को अंधविश्वासी कहते हुए बात को टाल दिया। कुछ देर बाद वो लोग घर पहुंच गए। उस लड़की का झुमका जो गाड़ी में छूट गया था, वो तन्वी अपने साथ ही अंदर ले गई। आज आशीष और तन्वी की सुहागरात थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात होने वाली है, क्योंकि वो जिस लड़की से मिले थे वो और कोई नहीं बल्कि खूनी वधू ही थी। लेकिन इन सबसे अनजान आशीष जब अपने रूम में गया तो तन्वी वहां घूंघट ओढ़े बैठी थी। आशीष मुस्कुराया और तन्वी के नजदीक चला गया। उसने सबसे पहले दोनों हाथों से तन्वी का घूंघट उठाया और मुस्कुराते हुए तन्वी के करीब जाने लगा। तभी आशीष को पूरे रूम में एक बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी। वो खुशबू रात के रानी के फूलों जैसी थी। उस खुशबू से मानो आशीष मोहित हो गया था। आशीष ने तन्वी को गले लगाया और उससे कहने लगा कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन जवाब में उसे एक गहरी सी आवाज आई, तुम अब सिर्फ मेरे हो। तन्वी ने आशीष की पीठ पर अचानक से ही अपने नाखून गड़ा दिए। ये होते ही आशीष ने तन्वी को पीछे धकेला और उसने देखा कि जिस लड़की को वो गले लगाकर बैठा था वो तन्वी नहीं बल्कि वही लड़की थी जिसने उनसे लिफ्ट ली थी, यानी खूनी वधू। धीरे धीरे उस खूनी वधू का रूप और भयानक होता चला गया। जो एक समय पर आशीष को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिख रही थी, अब वो एक डरावनी चुड़ैल बन चुकी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसका चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। आशीष सहम कर बेड से नीचे गिर गया और उसकी नजर जैसे ही बेड के नीचे गई, उसके दिल की धड़कनें ही रुक गईं। बेड के नीचे उसकी पत्नी तन्वी बेहोश पड़ी थी। खूनी वधू आशीष के करीब आई और आशीष बहुत ही जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर जैसे ही सभी घर वाले ऊपर आए और उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। आशीष और तन्वी की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी और वो इतनी सफेद थीं जैसे मानो उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं बची हो। वो दोनों गुजर चुके थे और खूनी वधू वहां कहीं नहीं थी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उनका ड्राइवर संजय ऊपर आया और उसने देखा कि तन्वी ने वही झुमका पहना है जो वो लड़की गाड़ी में छोड़कर चली गई थी। वो समझ गया कि इन दोनों की हत्या खूनी वधू ने की है। उसके बाद उसने खूनी वधू के बारे में सारे घर वालों को बताया। उसने कहा कि कहानियों की माने तो खूनी वधू असल में एक बहुत सुंदर लड़की थी। उसकी शादी की रात उसका और उसके पति का एक बहुत खतरनाक कार एक्सीडेंट हो गया। वो रोड पर लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, जिसकी वजह से उसका पति मर गया और उसने भी एक दूसरी गाड़ी के आगे आकर अपनी जान दे दी। तब से वो उन लोगों से अपना बदला लेती आ रही है जिनकी नई नई शादी हुई है, क्योंकि अब वो चाहती है कि जो दर्द
उसने और उसके पति ने सहा वो हर एक शादी का जोड़ा महसूस करे। आजकल जमाना बदल गया है। अब लोगों को पार्टनर्स सिर्फ किस्मत से नहीं बल्कि मोबाइल फोन एप्लीकेशन से भी मिलते हैं। मोस्टली लोग टिंडर का इस्तेमाल करते हैं। स्टेसी भी इन्हीं में से एक थी। स्टेसी की टिंडर पर प्रोफाइल उसकी बेस्ट फ्रेंड सोफिया ने बनाई थी। स्टेसी को ऑनलाइन लोगों से मिलने का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, पर पैंडेमिक के चलते उसके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं। ऐसे ही एक रात अपने ऑफिस का काम खत्म करके स्टेसी अपने काउच पर बैठे फोन चला रही थी। तभी उसके फोन पर टिंडर की एक नोटिफिकेशन आई। यू हैव मैच्ड विद विक्टर। स्टेसी की प्रोफाइल विक्टर नाम के एक लड़के से मैच हो गई थी। स्टेसी ने इंस्टेंटली उस नोटिफिकेशन पर टैप किया और विक्टर की प्रोफाइल को देखने लगी। इसी दौरान स्टेसी को विक्टर से एक छोटा सा मैसेज आया, हाय। विक्टर की प्रोफाइल स्टेसी को काफी अट्रैक्टिव लगी। स्टेसी ने विक्टर को वापस रिप्लाई किया और ऐसे ही टेक्स्ट पर उनका बातें करना शुरू हो गया। स्टेसी को विक्टर के साथ हो रही कन्वर्सेशंस काफी इंटरेस्टिंग लगने लगी। करीबन 1 घंटा बात करने के बाद विक्टर ने स्टेसी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? स्टेसी भी इंटरेस्टेड थी तो उसने भी हां कह दिया। इस पर विक्टर का एक और मैसेज आया, क्यों ना अभी चला जाए डेट पर। एक्चुअली रात के 3 बज रहे थे तो स्टेसी ने मजाक समझकर मजाक में ही उसका रिप्लाई दे दिया। स्टेसी ने लिखा, क्यों नहीं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल भी मजाकिया नहीं था। स्टेसी के मैसेज करते ही विक्टर ऑफलाइन हो गया और तभी एकदम से स्टेसी के दरवाजे पर खटखट हुई। इतनी देर रात दरवाजे पर खटखट सुनकर स्टेसी एकदम से शॉक हो गई थी। स्टेसी ने दरवाजे के पीप होल से देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाजा खोलकर देखने पर भी वहां कोई नहीं था। उसी वक्त स्टेसी के फोन पर एक और नोटिफिकेशन आई। विक्टर का मैसेज था जिसमें उसने लिखा था, तुम अपनी इस ब्लैक ड्रेस में काफी अच्छी लग रही हो। यह पढ़कर स्टेसी के चेहरे का रंग मानो उड़ सा गया। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। दरवाजे को जोर से बंद करके वो अपने घर में वापस आ गई। तभी विक्टर का फिर से मैसेज आया, डरो मत, मैं तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा था। स्टेसी को अब यह सब थोड़ा अजीब लगने लगा था। उसने विक्टर को मैसेज करके पूछा कि उसे उसकी ड्रेस का कलर कैसे पता चला, लेकिन विक्टर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। स्टेसी को यह सब बहुत शेडी सा लगने लगा और इसीलिए उसने अपना फोन ऑफ कर दिया और काउच पर ही लेट गई। मगर कुछ ही सेकंड्स बाद स्टेसी के फोन पर फिर से एक नोटिफिकेशन आई। स्टेसी बुरी तरह सहम गई क्योंकि उसने अभी अपना फोन ऑफ किया था तो उस पर नोटिफिकेशन आना इम्पॉसिबल था। फोन चेक करने पर उसने देखा कि विक्टर ने उसे मैसेज किया था, मैंने अभी सोने की परमिशन नहीं दी है तुम्हें। स्टेसी के पढ़ते ही स्टेसी के घर की बेल जोर जोर से बजने लगी। इतना ही नहीं, उसके घर की लाइट्स फ्लिकर होना शुरू हो गईं। स्टेसी अपने कान पर हाथ रखकर दरवाजे की तरफ जा रही थी कि एकदम से सन्नाटा हो गया और स्टेसी को फिर से एक मैसेज आया, मुझे लगता है कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। विक्टर का यह मैसेज पढ़कर स्टेसी का घबराहट के मारे रोना निकल गया और उसने विक्टर से पूछा कि आखिर विक्टर ऐसा क्यों कर रहा है और वो आखिरकार है कौन। कुछ देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन फिर एक मैसेज आया, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? ये सब पढ़कर स्टेसी की हालत और खराब हो रही थी। वो बस फोन फेंक के रोने लगी कि तभी उसकी गर्दन पर उसे 2 हाथ महसूस हुए जो उसका गला दबा रहे थे। तभी स्टेसी का फोन एक के बाद एक आने वाली नोटिफिकेशंस की साउंड से बजने लगा। विक्टर के मैसेजेस अभी भी आ रहे थे, बेबी बोलो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कोई काला साया अभी भी स्टेसी का गला जोर से दबा रहा था और अब उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी।
स्टेसी की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और बचने का शायद और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। इसलिए स्टेसी ने अपनी घुटी हुई आवाज से कहा, आई लव यू टू। और अचानक उसकी गर्दन पर से वो दोनों हाथ उठ गए। विक्टर का मैसेज आया, तुम अब मेरी हो, हमेशा मेरी ही रहोगी। चलो अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, हमें बाहर भी तो जाना है। विक्टर के फोन पर आते मैसेजेस से स्टेसी की सांसें और तेज होने लगी थीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। स्टेसी अब इतनी ज्यादा सहम चुकी थी कि वो विक्टर की सारी बातें मानने लगी। विक्टर की विशेष को मना करने पर शायद उसकी जान को खतरा था, इसलिए वो विक्टर के कहने पर तैयार होने अंदर अपने रूम में चली गई और उसने तभी छुपके से टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अपनी फ्रेंड सोफिया को सब कुछ बता दिया। जब स्टेसी अपने कपड़े चेंज कर रही थी तो विक्टर का फिर से एक मैसेज आया। उसमें लिखा था, बेबी अपने सारे कपड़े उतारो ना। ये देखकर स्टेसी बहुत ज्यादा डर गई। पहले तो वो अपनी ड्रेस उतारने लगी, लेकिन फिर उसका बहुत तेज रोना छूट गया और उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना फोन जमीन पर फेंका। उसका फोन अब जमीन पर गिरकर टूट चुका था। स्टेसी बेहद डरी हुई सोफे पर बैठी सोफी के आने का वेट करने लगी। करीबन 5 मिनट के बाद ही स्टेसी की डोरबेल बजी। स्टेसी दौड़कर डोर पर गई, ये सोचकर कि डोर की अगली तरफ सोफिया होगी, पर डोर खोलने पर उसे फिर से कोई भी दिखाई नहीं दिया। स्टेसी और ज्यादा सहम गई और तभी उसके टूटे फोन के स्पीकर से एक आवाज आई, बेबी तुम मेरे प्यार से नहीं भाग सकती, लेकिन तुम जो कर रही हो उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। इतना कहने के बाद वो आवाज बंद हो गई। स्टेसी को बहुत डर लग रहा था कि तभी फिर से एक काला साया उसकी तरफ आया और उसका गला दबाने लगा। लेकिन उसी वक्त सोफिया भी उसके घर पहुंच गई थी और वो घर के खुले दरवाजे से अंदर आ गई। उसने देखा कि स्टेसी खुद का गला दबा रही है। सोफिया जैसे ही उसके पास गई, स्टेसी वहीं बेहोश हो गई। सोफिया ने उसे पानी पिलाया और स्टेसी उसके गले लगकर रोने लगी। सोफिया के आने के बाद स्टेसी के साथ हो रही अजीब घटनाएं बंद हो गई थीं। अगली सुबह स्टेसी ने पुलिस को अपने साथ हुई घटना सुनाई। जब पुलिस ने टिंडर के रिकॉर्ड चेक किए तो पुलिस को वहां स्टेसी के फोन वाले विक्टर का कोई नामो निशान ही नहीं मिला। स्टेसी को हर कोई यही समझाने लगा कि शायद ये सब उसके मन का वहम था, पर सिर्फ स्टेसी जानती थी कि जो कुछ भी उस रात उसके साथ हुआ वो सब सच था। स्टेसी अब थेरेपी में है। उसके मन का डर न जाने कब निकलेगा। स्टेसी ने अपना घर बदल लिया है। अब वो अपने माँ बाप के साथ ही रहती है और बस रोज ये प्रे करती है कि उसके फोन पर विक्टर नाम फिर से ना दिखे। आपको क्या लगता है, क्या विक्टर सच में था? क्या ये सब सिर्फ स्टेसी की कोई मेंटल कंडीशन थी? जो भी था बड़ा स्कैरी। क्यों? मैंडी फन वर्ल्ड नाम के एक अम्यूजमेंट पार्क में काम करती थी। वो पार्क अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था। उस पार्क के एक कॉर्नर में मैंडी को ड्यूटी अलॉट की गई थी। उस कॉर्नर के बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। अपनी ज्वाइनिंग के फर्स्ट डे उसने वहां एक साइन बोर्ड पढ़ा, एस्केप रूम। अपने को एम्प्लॉय से उसे पता चला कि ये एक गेम था जिसमें कुछ लोगों को गेम्स और पजल सॉल्व करके एक रूम से निकलना होता था। मैंडी क्लॉस्ट्रोफोबिक थी, यानी उसे बंद जगहों से घुटन महसूस होती थी, जिसकी वजह से उसे सांस आनी बंद हो जाती थी। इसलिए उसने सोचा कि उसकी भलाई उन एस्केप रूम्स से दूर रहने में ही है। रूम के अंदर उसने अलग अलग तरह के लोगों को जाते हुए देखा था, लेकिन उन रूम्स के अंदर क्या और कैसे होता था ये उसे कभी समझ नहीं आया। एक दिन मैंडी की इवनिंग शिफ्ट थी और वो अपने काम में लगी हुई थी। कुछ देर बाद
वहां हुडी पहने एक लड़का आया। वैसे तो एस्केप रूम में क्रू मेंबर्स के बिना किसी का भी जाना अलाउड नहीं होता था, मगर उस लड़के ने रूम में अकेले जाने की जिद की। उसने मैंडी को इस काम के लिए एक्स्ट्रा टिप भी दी। मैंडी को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने उसे रूम की कीज फिर भी दे दी। रूम ऑपरेटर के ग्रीन सिग्नल के बाद वो लड़का अंदर चला गया और मैंडी अपनी सीट पर अपने फोन में बिजी हो गई। करीबन कुछ 5 मिनट बाद उसी रूम के दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी। मैंडी ये देखकर थोड़ा घबरा गई। उसने ऑपरेटर रूम में कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। जब वो वहां गई तो ऑपरेटर रूम में कोई भी नहीं था। किसी के वहां ना होने पर मैंडी खुद ही उस एस्केप रूम की तरफ चली गई। कोई अभी भी दरवाजे को जोर से खटखटा रहा था। अचानक दरवाजे के नीचे से धुआं निकलने लगा और उस रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। सभी आवाजें बंद हो गई थीं। मैंडी उस रूम में गई तो अंदर जाने पर बहुत सारा धुआं था और पूरे रूम में एक लाल रोशनी चमक रही थी। अंदर उस लड़के को ना देखकर मैंडी थोड़ा घबरा गई। अच्छी तरह से ढूंढने पर भी वहां उसे वो लड़का नहीं मिला। तभी एकदम से दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। मैंडी जल्दी से दरवाजे के पास गई, लेकिन तब तक वो दरवाजा बंद हो चुका था। अब मैंडी काफी ज्यादा घबराने लगी थी। उसने दरवाजे को बुरी तरह पीटना और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, पर उसकी चीखों का कोई असर नहीं हुआ। दरवाजा अभी भी बंद था। कुछ ही देर में मैंडी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। जब मैंडी की आंखें खुलीं तो वो उसी रूम में थी। रूम में अब कोई धुआं नहीं था, बस एक स्क्रीन लगी हुई थी। वो स्क्रीन को ध्यान से देखने लगी और एकदम से वो स्क्रीन स्विच ऑन हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस रूम के दरवाजे पर कोई सीसीटीवी कैमरा था, जिसकी फुटेज उस स्क्रीन पर चल रही थी। मैंडी वहां बैठी हुई उस स्क्रीन पर सभी लोगों को आते हुए और रूम का पजल सॉल्व करते हुए देख रही थी। तभी उसे वहां वो हुडी वाला लड़का उस रूम में आता हुआ नजर आया। वो 5 मिनट वहीं रुका और फिर दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करके कैमरे की रेंज से बाहर आ गया। उसी वक्त मैंडी को वो खुद कमरे में आती दिखी और डर के मारे बेहोश होती दिखी। इसके तुरंत बाद वो स्क्रीन फिर से ब्लैंक हो गई। फिर जो हुआ उससे मैंडी के रोंगटे खड़े हो गए। वो लाल रोशनी अचानक से गायब हो गई और कोई अदृश्य शक्ति मैंडी को खींचकर उस कमरे के कोने में ले गई। उस कमरे में अब बिल्कुल शांति थी। स्क्रीन की लाइट की वजह से उस कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई। उस रोशनी में मैंडी को वो हुडी वाला लड़का अपने सामने वाले कॉर्नर में बैठा दिखाई दिया। उसे देखकर मैंडी डर उठी, लेकिन उसने दबी आवाज में उस लड़के से पूछा कि क्या उसे उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता पता है। वो हुडी वाला लड़का उससे कुछ नहीं बोला और बस मैंडी को घूरता रहा। मैंडी को अब फिर से सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। वो लड़का मैंडी की हालत देखकर अजीब ढंग से हंसने लगा और देखते ही देखते उस हुडी वाले लड़के की आंखें काली पड़ने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी आंखें निगल गया हो। उस लड़के का शरीर अजीब तरीके से अकड़ने लगा। वो किसी ज़ॉम्बी की तरह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे मैंडी की तरफ आने लगा। मैंडी जल्दी से दरवाजे की तरफ भागी और उसने फिर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मैंडी की हालत बहुत खराब हो रही थी और वो लड़का इतना भयानक लग रहा था कि मैंडी को लगने लगा कि उसकी मौत अब बेहद करीब है। वो लड़का अचानक मैंडी की तरफ भाग कर आया कि तभी उस रूम का दरवाजा खुला और किसी ने मैंडी को बाहर खींच लिया।
उसके सामने रूम का ऑपरेटर और एक इलेक्ट्रिशियन खड़े थे। मैंडी को सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। वो दोनों भी मैंडी की हालत को देखकर बहुत डर गए। रूम के ऑपरेटर ने उसे पानी पिलाया और उसे दिलासा दिलाया कि अब वो ठीक है। कुछ देर बाद मैंडी बेहतर महसूस करने लगी। रूम के ऑपरेटर ने तब मैंडी को बताया कि न जाने कैसे उस रूम का दरवाजा जाम हो गया था और किसी को पता ही नहीं चला कि मैंडी उस रूम के अंदर कब पहुंच गई। जब मैंडी ने सबको अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बताया तो मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज चेक की। हैरानी की बात थी कि उस फुटेज में ना ही कोई हुडी वाला लड़का दिखा और ना ही मैंडी के साथ हुई कोई पैरानॉर्मल चीजें। ऑपरेटर ने मैंडी को अलग से बताया कि कई सालों से एक अफवाह चल रही है कि उस कमरे में एक बार एक लड़का अकेले चला गया और एक इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। ऑपरेटर ने कहा कि वो ये नहीं जानता कि वो सब सच है या झूठ, पर जो भी उस शाम मैंडी के साथ हुआ उससे तो ये कहानी बिल्कुल सच्ची ही लगती है। उस दिन के बाद से मैंडी ने एस्केप रूम की ड्यूटी कभी भी लेने से मना कर दिया, मगर आज तक उसे अपने साथ घटे उस एक्सपीरियंस के भयानक सपने आते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आप कभी एस्केप रूम में जाकर खेलना पसंद करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साल 2001 में दिल्ली में कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे मंकी मैन के बारे में ना पता हो। उन दिनों उस लंबे काले बंदर जैसे दानव की अफवाहें शहर में आग की तरह फैली हुई थी। हर कोई दावा करता था कि उसने मंकी मैन को देखा है और ये 100% सच था। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से मंकी मैन को देखा था। एक बार नहीं, कई बार। गर्मी का मौसम था, स्कूल की छुट्टियां थीं। मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपने दादाजी के घर आनंद विहार आया हुआ था। वहां मुझे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक छोटा सा कमरा दिया था। उस कमरे में एक खिड़की थी जिससे मोहल्ले का अच्छा खासा व्यू दिखता था। हर रात को सोने से पहले मैं उस खिड़की के पास बैठता और अपनी किताब पढ़ता रहता। ऐसे ही एक रात जब मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे मंकी मैन पहली बार दिखा। मैं खिड़की के पास एक नई नॉवेल लेके बैठा था। मेरी आंखें सुस्त हो रही थीं और मैं बस झपकी लेने ही वाला था कि मुझे अपनी आंखों के कोने से कुछ दिखाई दिया। पास वाली बिल्डिंग के दीवार पर कुछ बड़ा सा काला सा जीव बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा था। मैंने अपनी आंखें रगड़ी, पीठ सीधी की और बाहर झांक के देखा। बाहर का नजारा देख मेरा खून मेरी नसों में सूख गया जब मैंने एक काले बंदर जैसे जानवर को बिल्डिंग के पाइप से ऊपर चढ़ते हुए देखा। मंकी मैन। मैंने उसके बारे में कहानियां तो जरूर सुनी थी, पर कभी ये नहीं सोचा था कि वो कहानियां सच हो सकती थी। वो करीब 7 फुट लंबा था। उसका शरीर घने काले बालों से भरा हुआ था। उसे देख मेरा मुंह खुला का खुला रह गया जब वो छत पर चढ़ा और सीधा उठकर खड़ा हो गया। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर आ गिरी। चाकू सी नुकीली हड्डियां, नरम चमड़ी और आंखें जो चांदनी में चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बंदर के सर में किसी ने जबरदस्ती इंसान का चेहरा घुसा दिया हो। लेकिन मैं मंकी मैन को कुछ ही पल देख पाया था क्योंकि वो मुड़कर छत से कूदकर अंधेरे में कहीं गायब हो गया। मैंने अपने परिवार को उसके बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा मैं अटेंशन के लिए मंकी मैन के बारे में कोई मजाक कर रहा हूं। यहां तक कि पापा ने मुझे डांट लगा दी और कहा कि अब मेरी ये सब मजाक करने की उम्र नहीं रही है। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा था।
मैंने सच में मंकी मैन को देखा था। उस दिन के बाद से मंकी मैन का जुनून मुझ पर सवार हो गया। अखबार में आई कोई खबर हो या गलियों में बहती कोई अफवाह, मुझे जहां भी उसके बारे में कोई जानकारी मिलती, मैं वहां फट से पहुंच जाता। यहां तक कि अगर कहीं उसके दिखने की बात हुई होती तो मैं मौका मिलते ही वहां पहुंच जाता। मेरी इन कोशिशों की वजह से मुझे मंकी मैन कई बार दिखा, छत पर, ब्रिज के नीचे और एक बार एक अंडरग्राउंड पार्किंग में भी। मैंने जितना उसे देखा उतना ज्यादा मुझे ऐसा लगा कि शायद वो एक ऐसा जानवर है जो अपने घर से बहुत दूर आ गया है और अब हम इंसानों की दुनिया में कहीं खो गया है। लेकिन मेरा ऐसा फील करने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हम इंसानों के लिए तो वो बस एक राक्षस ही था। मुझे याद है जब मैंने उसे पहली बार किसी मासूम को चोट पहुंचाते देखा था। देर रात थी, मैं अपनी खिड़की के पास बाइनोकुलर्स लेके बैठा था। मैंने उसे एक बिल्डिंग की छत पर देखा। उसके पीछे पटाखे फट रहे थे और वो उस शोर से डर के वहां से भाग रहा था। एक छत से दूसरी छत कूद कूद के उन लोगों से दूर भाग रहा था। भागते भागते उसके रास्ते में एक ऐसी छत आई जिस पर एक बुजुर्ग आदमी सैर कर रहा था। मंकी मैन कूदकर उस छत पर आया और उसे देखकर वो बुजुर्ग आदमी घबरा उठा। मंकी मैन उस पर गुर्राया और उस बुजुर्ग आदमी का संतुलन बिगड़ गया। वो छत से सीधा जमीन पर 6 फ्लोर नीचे आ गिरा। उसकी चीखें और उसकी जमीन पर गिरने की आवाज मुझे आज तक याद है। ये पहली बार था जब मैंने अपने सामने किसी को मरते हुए देखा था। सुबह उस बुजुर्ग आदमी की बिल्डिंग के पास खड़ी भीड़ और एम्बुलेंस को देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने अपने पेरेंट्स को उसके बारे में नहीं बताया, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझे पता था कि वो मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, पर इसलिए भी कि मैं वो देखकर बुरी तरह डर चुका था। उस दिन के बाद से मैंने मंकी मैन को ढूंढना एकदम बंद कर दिया। जितना हो सके उससे दूर रहने का सोचा। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी रात में उसके चिल्लाने की आवाज मेरे कानों तक पहुंच ही जाती थी। उसके किस्से और ज्यादा खतरनाक होते चले गए। सुनने में आ रहा था कि उसकी वजह से और लोगों की भी मौतें हुई थीं। अब मैं उसके नाम से काफी ज्यादा घबराने लगा था। एक शाम की बात थी, सूरज धुंध में डूब रहा था और मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल के अपने दादाजी के घर वापस आ रहा था। मेरे घर के पास की गली जिससे मैं गुजर रहा था, वहां कोई भी इंसान नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा था। उस गली में अचानक मुझे एक बड़ी सी परछाई मेरे पीछे चलती नजर आई। मैं पीछे मुड़ा तो और कोई नहीं, वो मंकी मैन मेरे पीछे पीछे चल रहा था। ये देखकर मैं कांप उठा और वहीं जम सा गया। मैं घबराहट के मारे आगे चल ही नहीं पा रहा था और वो धीरे धीरे मेरे पास ही आ रहा था। अचानक वो मेरे ठीक सामने आया और उठकर खड़ा हो गया। वो मुझे घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। उस रात वो मंकी मैन बेहद गुस्से में लग रहा था। अचानक वो मुझे देखकर एक अजीब तरीके से गुर्राने लगा। उसकी आवाज सुनकर मैं फुल स्पीड पर वहां से भागा। वो मेरे पीछे पीछे भागने लगा। मैं जैसे तैसे गली के एक अनजान मकान में जाकर छुप गया। वो उस मकान तक आया, लेकिन फिर पास वाली दीवार चढ़कर मेरी नजरों से गायब हो गया। मैं किसी तरह हिम्मत करके अपने घर पहुंचा और अपने कमरे में घुसते ही घबराहट के मारे रोने लगा। तभी मैंने फिर से मंकी मैन के जोरों से गुर्राने की आवाज सुनी। उस रात फिर से
मैंने अपनी खिड़की से उसको देखा। मंकी मैन मेरे बराबर वाली बिल्डिंग की छत पर खड़ा एक आदमी को बेरहमी से नोच रहा था। वो आदमी भी डर के मारे जोरों से चिल्ला रहा था। उसने उस आदमी के चीथड़े चीथड़े कर दिए थे। मोहल्ले में शोर होने लगा, घरों की लाइटें ऑन होने लगी, लोग बाहर आने लगे ये देखने के लिए कि बाहर आखिर हो क्या रहा है। उन्हें मंकी मैन नहीं मिला क्योंकि वो पहले ही ऊपर छत पर चढ़ के अंधेरे में गायब हो चुका था। उस रात के बाद से मंकी मैन मुझे फिर कभी नहीं दिखा और समय के साथ वो बस एक हॉरर लेजेंड बनकर रह गया। लेकिन मुझे कुछ सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला। कौन था वो, कहां से आया था और फिर अचानक कहां गायब हो गया? दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर लिखकर हमें बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।